हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो गाइज, आपको मज़ा आ रहा होगा। आप देखिए, टाइम देखिए। अब ये जो आपको देखो, जैसे ही टाइम मिलता है, अब 10:30 हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे ही टाइम मिलता है, आपकी क्लास ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं, जो आपको प्रॉमिस किया गया है। आपके को टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी, आपका सिलेबस लेट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, क्या करोगे। हाँ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या करोगे। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। फेसबुक पर शेयर करें बेटा, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जहाँ भी कर सकते हो, स्कूल में अपने यार दोस्तों को, ठीक है ना। तो शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास ये पहुंच सके। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, न्यूमेरिकल वगैरह कर लिए थे। तो आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आज हमारा जो फुल कंसंट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और फेराडे लॉज पर होगा। अगली क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोलरिच लॉ, ठीक है। और उससे नेक्स्ट क्लास में कमर्शियल सेल्स और कोरोजन। मतलब अभी 3-4 क्लास और लगनी है अभी इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्लास होती है बेटा, अगर ये 1 घंटे की क्लास है ना, तो 2 घंटे की क्लास के बराबर काम करेगी, क्योंकि मैं आपका लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, आप देखो, आपसे पहले मैं ये क्वेश्चन खुद लिखता हूँ, ठीक है ना। आप देखोगे ना, जैसे आप देखोगे, ये सारी चीज़ें पहले मैं लिखता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बचा सके, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियोस वीक में 3 भी आती है, तो वो 3 वीडियोस 5 वीडियोस के बराबर हैं, समझ रहे हो। तो और 4 या 5 आएंगी तो 6-7 वीडियोस के बराबर है वो, ठीक है। तो गाइज, बस आप लोगों से एक एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने नोट्स खुद बनाएं। मैं पीडीएफ के बारे में आपसे प्रॉमिस कभी नहीं करूंगा कि मैं शेयर करूंगा, यानी पीडीएफ में दे सकता हूं, लेकिन मैं आपके फेवर की वजह से नहीं दे रहा। मेरे लिए तो अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तो टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। तो नोट्स खुद ब खुद बनाने हैं बेटा, ठीक है। और आपको करना क्या है, अभी फिलहाल जो करा रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह में सारे कवर कर, आप सिर्फ अभी इतना कीजिए। अगर किसी को ज़्यादा ही, उसके पास ज़्यादा टाइम है, अगर वो कर सकता है प्रैक्टिस, तो बेटा प्रीवियस ईयर की बुक लेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अरिहंत की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस पेपर होते हैं, ठीक है ना। या तो उसको आप सिलेबस कंप्लीशन के बाद कर सकते हैं, या साथ के साथ कर ले, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा उसको करते रहे, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो तो मैं ही करा दूंगा सारी, ऑलमोस्ट यहीं पर कवर, ठीक है ना। क्वेश्चन देख रहे हो, मैं सारे लगभग कराता हूँ, जितनी भी वेराइटीज़ है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी तो प्रीवियस ईयर से करोगे। कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई सैम्पल पेपर लेने की जरूरत नहीं है। 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आएंगे, क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस करोगे, ये गारंटी है आपके गुरुजी की, ठीक है। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती थी। यहाँ पर उल्टा होगा। हमने बैटरी लगाई है बेटा, ठीक है। तो इस बैटरी से क्या आएगा, चार्ज फ्लो करेगा इसमें से, ठीक है। तो चार्ज फ्लो करने का मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या कराएगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कराएगा। तो अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो इस ये केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो एक तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो वो सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। चलिए थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। देखिए, द सेल इन विच द सेल इन विच electrical energy the cell in which electrical energy is converted into the cell in which, बैटरी वगैरह सब देख लेते हैं बीच में कहीं, क्योंकि पता नहीं चलेगा अगर बैटरी डाउन हो गई तो। द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, electrical energy is converted into chemical energy is known as electrolytic cell, is known as electrolytic cell, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब ये जो सेल है, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये जो बैटरी लगाई है, इसका ईएमएफ है ई, ठीक है। तो ये सेल हमारी कब तक काम करेगी, जब तक ये बैटरी लगी रहेगी। तो अगर मैं इस बैटरी को हटा देता हूँ, तो क्या ये सेल काम करेगी, नहीं करेगी। यानी कि अगर आपको इस सेल की फंक्शनिंग करानी है, तो आपको इस बैटरी को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या थे बेटा, जो नेचर में ना तो खुद होते, ठीक है ना,
और ना ही जिन्हें एक बार स्टार्ट कर दें वो अपने आप खुद ब खुद कंप्लीट नहीं होते। तो वो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या सिंपल लैंग्वेज में बोले, जिन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए आपको हर टाइम पर फोर्स लगाना पड़े, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर आप कोई सेल की फंक्शनिंग करानी है तो उसके लिए आप इस बैटरी को हमेशा इसमें अप्लाई करके रखोगे। जब तक ये बैटरी रहेगी तब तक ये सेल काम करेगी, बैटरी खत्म हो गई तो ये सेल काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसका एग्जाम्पल है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो लिखोगे इट इज ए इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो कैथोड पर जो चार्ज होगा बेटा वो नेगेटिव होता है। जैसे अगर हम बात करें, ये हो गई आपकी एनोड, और ये जो राइट में है ये हो गई आपकी कैथोड। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इसको आपने बेटा क्लास 10th में भी पढ़ा, कॉपर की रिफाइनिंग में। कहाँ पर पढ़ा? क्लास 10th में कॉपर की रिफाइनिंग में। तो मान लीजिए अगर हम कॉपर ले लेते हैं तो ये वाला जो है ये तो हो गया आपका इम्प्योर कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया बेटा कॉपर सल्फेट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये क्या हो गई? प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। ठीक है, इसको हम 6th यूनिट में भी पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स में। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैथोड, तो कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होगा। और एनोड पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। चार्ज ऑन एनोड ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूं, अगर मैं कैथोड पर देखना चाहता हूं, एनोड पर देखना चाहता हूं, तो क्या होगा? देखिए, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा चाहे कोई भी शेल हो। ठीक है ना, एनोड पर क्या होगा? ऑलवेज ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और कैथोड पर क्या होगा? हमेशा रिडक्शन होगा। रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा? हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए होता कैसे है। एनोड किसकी बनी है बेटा? इम्प्योर कॉपर की। एनोड किसकी बनी है? इम्प्योर कॉपर की। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से ये जो इम्प्योर कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कन्वर्ट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा? कॉपर +2 इसके अंदर एंटर करता रहेगा। कॉपर +2 क्या करेगा? इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर करता रहेगा। ठीक है, तो ये रोड क्या होती जाएगी? धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आपके आउटर सर्किट में मूव करेंगे। अब कैथोड पर क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर जो कॉपर +2 आयन है इसमें और भी कॉपर +2 आयन होंगे, ये कॉपर +2 आयन है, तो ये कॉपर +2 आयन क्या करेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर में। तो ये वाली जो रोड है ये तो क्या होती रहेगी? लगातार थिन होती रहेगी, और ये क्या होती रहेगी? थिक होती रहेगी। अब एक चीज देखिए, हो क्या रहा है? एक तरीके से एक इलेक्ट्रोड से अमाउंट निकल रहा है, दूसरी पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोड से अमाउंट निकला और दूसरी पर जाकर डिपॉजिट हो गया। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कितना अमाउंट यहाँ से लिबरेट होकर वहां पर जाकर डिपॉजिट होगा? ठीक है, तो इसी के लिए दिए गए थे फैराडेज लॉज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा? फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो हमें पता चलता है कि एक इलेक्ट्रोड से अमाउंट लिबरेट होता है और दूसरी पर जाकर डिपॉजिट होता है। तो वो अमाउंट का कैलकुलेशन के लिए हमें जरूरत पड़ी बेटा फैराडे लॉज की। और यहाँ पर देख रहे हो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है बेटा? उस बैटरी की वजह से हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इन केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आई थिंक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको क्लियर होगा। याद रखने की बात क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, कैथोड पर कैसा चार्ज होता है?
नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। एनोड से अमाउंट लिबरेट होगा, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा। तो ये जो अमाउंट लिबरेट या डिपॉजिट होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? फैराडे लॉ से। तो फैराडे ने दो लॉ दिए थे बेटा। तो सबसे पहले आता है फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे ने क्या कहा था कि जो भी वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? जितना बैटरी से चार्ज पास करेंगे। जितना हम बैटरी से चार्ज पास करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे, ये जो बैटरी है, इस बैटरी से हम जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे बेटा, इस बैटरी से हम जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे, उतना ज्यादा वेट यहाँ से लिबरेट होकर यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो ये जो वेट लिबरेट होकर डिपॉजिट हो रहा है, ये किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? इस बैटरी के चार्ज पर। तो जितना ज्यादा बैटरी ये चार्ज देगी, उतना वेट हमारा डिपॉजिट होगा। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो हमने लिख दिया चार्ज। ठीक है ना? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो जितना बैटरी ये चार्ज देगी, उतना ज्यादा वेट यहाँ से लिबरेट होकर यहाँ पर डिपॉजिट होगा। ये कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the weight deposited, the weight deposited, the weight deposited or liberated, the weight deposited, the weight deposited or liberated at any electrode, at any electrode in the electrolytic cell, in the electrolytic cell, is directly proportional, is directly proportional is directly proportional to the charge, to the charge flowing from the battery. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा बैटरी से जितना चार्ज फ्लो कराएंगे, उतना ही ज्यादा वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा। ठीक है, तो जो वेट डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है वो हमने मान लिया बेटा डब्ल्यू। तो इसने क्या कहा कि जो भी वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? चार्ज की। तो क्यू क्या हो गया हमारा? चार्ज। ठीक है, तो अब अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये जेड क्या आ गया हमारा? इक्विवेलेंट वेट। ये जो कांस्टेंट आया, ये क्या आ गया हमारा? इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, बाद में लिख देंगे। अब देखिए, क्यू जो होता है ये किसके बराबर होता है? करंट इनटू टाइम। फिजिक्स में पढ़ चुके होगे आप। ठीक है ना? एक और ये तो 10th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, चार्ज किसके बराबर होता है? करंट इनटू टाइम। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें, इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस डब्ल्यू को हम थोड़ा सा, जो मुझे आदत है बेटा, ये वाला डब्ल्यू बना लेते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो हम फॉर्मूला ये यूज ना करके हम क्या करेंगे? दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि चार्ज जो अगर हम फैराडे में रखते हैं, ठीक है ना, अगर हम चार्ज को देखिए यहाँ पर, अगर ये चार्ज को हम फैराडे में रखेंगे तो 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96500 कूलम। 1 फैराडे होता है बेटा ये। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। ये होता है 1 फैराडे। ठीक है, तो आपको जो पेपर में, सॉरी पेपर में, बुक में जो क्वेश्चन गिवन होते हैं, वहां पर जो चार्ज गिवन होता है वो आपको कुलम में गिवन होता है। किस में गिवन होता है? कुलम में। तो इस वैल्यू को हमें फैराडे में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा, उस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? तो लिखोगे, फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, ये रामबाण फॉर्मूला है बेटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी अपॉन 96500। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है ना? जेड के बारे में बात करते हैं अभी हम। ठीक है,
कभी भी आपको नंबर ऑफ फेरेडे निकालने हो, ठीक है ना, यहाँ पर जो ये जो चार्ज है बेटा ये किस में है, ये फेरेडे में है। तो अभी भी आपको फेरेडे निकालने हो, तो फेरेडे निकालने का मतलब क्या है, आपको ये क्यू की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो सिंबल्स हमने यूज किए हैं, एक बार इनका मीनिंग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखना बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में क्वेश्चन इससे ही बनता है। नीट में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है ना। नीट में भी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं आपको नीट के प्रीवियस ईयर कराऊंगा, और एक एक क्लास में वो लाइव सेशन ही लूंगा। देखते हैं जैसे टाइम मिलेगा, क्वेश्चन वाला तो लाइव सेशन लेंगे, लेकिन जो नीट का जो एक्स्ट्रा थ्योरी वाला पार्ट है या जी मेन का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको देखेंगे, लाइव लेंगे या रिकॉर्डेड, तो वो चैप्टर के बाद देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें आपके बोर्ड पर भी फोकस रखना है और आपको नीट और जेई मेन की भी तैयारी करवानी है, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, देखो जितना अपने पास टाइम है उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करेंगे, मेहनत करने में बिल्कुल नहीं हटेंगे। देख लेना, अब अभी ये क्लास 1 घंटा और चलनी है, और अभी तो खाना भी नहीं खाया है, ठीक है। पहले आपकी क्लास, उसके बाद खाना। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं इनका मीनिंग क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखे हैं पहले, ताकि आपका टाइम बचा सके। पहले हम लिख लेते हैं इनके बारे में। वेयर जेड क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ये कैसे निकालते हैं अभी बात करेंगे। जेड क्या है आपका, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। आई क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, ठीक है। टाइम जो है बेटा वो सेकंड में रखेंगे, टी क्या है आपका, टाइम इन सेकंड। टाइम को आप किस में रखोगे, सेकंड में रखोगे, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा जब क्वेश्चन करते हैं, आपने देखा कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो वो आप चेक करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे सिखाऊंगा। कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बोलो वो सर ने क्वेश्चन गलत करा दिया, नहीं नहीं, वो आपका फर्ज बनता है, आप भी चेक करोगे, क्योंकि मैथ तो आपको भी आता है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। हालांकि हम भी कोशिश करेंगे, देखा होगा आपने, कोशिश पूरी करते हैं कि अगर जो मिस्टेक हुई वो आपको बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये सिली मिस्टेक है, तो आप लोग ऐसी मिस्टेक ना करें, कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, ठीक है। क्यू चार्ज इन फेराडे है वो, यहाँ पर जो चार्ज है ये वाला, ये है फैराडे, ठीक है ना। इसको हम लिखते नहीं है, नहीं तो आप पजल हो जाओगे, सिंपल चार्ज लिख देते हैं, ठीक है ना। चार्ज हो गया आपका, और कोई सिंबल बचता है, चलिए। और डब्ल्यू वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। चिंता मत करो, अब मजा आ जाएगा आपको, अभी तक मजा आया ना, अभी भी मजा आएगा। न्यूमेरिकल ऐसे चुटकियों में सोल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। अब कभी आपको नंबर ऑफ फेरेडे निकालने हो बेटा, क्या करना हो, नंबर ऑफ फेरेडे निकालने हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेरेडे का मतलब क्यों निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेरेडे यानी कि क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जेड। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू अपॉन जेड, ठीक है, ठीक है। चलिए अब जेड निकालते हैं बेटा, जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे अब उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाउ टू फाइंड जेड, हाउ टू फाइंड जेड। यहाँ तो सिर्फ आपको देखो, जेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, जेड बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। जेड क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर है मोलर मास। केमिस्ट्री में बेटा मास और वेट में कोई फर्क नहीं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो अगर हम इसी सिर्फ इस चैप्टर पर कंसंट्रेट करें, तो यहाँ पर एन फैक्टर जो होगा बेटा, उसमें आपका सोल्ट वाला केस आता है। यहाँ पर क्या आता है, सोल्ट वाला केस आता है। तो सोल्ट के केस में हम क्या करते हैं, जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका एन फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो एन फैक्टर बराबर है चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज प्रेजेंट ऑन आइदर कैटायन और एनायन,
मैं आपको ओरली बता दूंगा एसिड और बेस का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट यानी कि जेड, तो जेड का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो जेड सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोलर मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये मोड लगा दिया बेटा, मोड का मतलब क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव लोगे आप, क्या लोगे, वैल्यू पॉजिटिव। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड यूज करना है, ठीक है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड यूज करना है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास है बेटा 40 ग्राम मोलर, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का निकालना, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। आपको इसका जेड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है बेटा 40, और कितना चार्ज है 2, तो इसका जेड कितना आ जाएगा बेटा 20 ग्राम, कितना आ जाएगा 20 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल देखना हो, जैसे एल+3 है, तो इस केस में जेड कैसे निकालोगे, इसका मोलर मास कितना है 27, चार्ज कितना है इस पर 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम। अगर नेगेटिव चार्ज वाला भी ले सकते हो, अगर नेगेटिव चार्ज वाला लेना है तो नेगेटिव चार्ज से ले लीजिए, उसमें भी क्या करना है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे अगर आप बात करो Cl नेगेटिव है, ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए Cl नेगेटिव लेते हो, तो इसमें भी जेड कैसे निकालोगे, इसका मोलर मास कितना होता है 35.5, चार्ज कितना बेटा इस पर 1, कितना है 1, तो ये आ जाएगा 35.5 ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सोल्ट वाला, सोल्ट प्रेजेंट होंगे तो सोल्ट के केस में जेड ऐसे निकालते हैं। अब आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए एसिड या बेस हो, तो एसिड के केस में क्या करेंगे, एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होता है बेटा, जो एसिड जितने H+ आयन डिस्प्लेस कर रहा है, जो एसिड जितने रिएक्शन में H+ आयन डिस्प्लेस कर रहा है वो हो जाएगा उसका एन फैक्टर। और बेस के केस में क्या होगा, बेस सॉल्यूशन में या रिएक्शन में जितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है वो हो जाएगा उसका एन फैक्टर, ठीक है। तो हमारे काम का सिर्फ यही था। अब हम क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना, ये होगा कैसे, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको इस फॉर्मूले को एक मोल्ड करके और दिखाऊं मैं आपको यहीं पर, आपके पास फॉर्मूला क्या था, W = ZIT/96500। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे करता हूँ, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। ये जनरली आपका ये नोट था ना, नहीं था ना, चलो नोट डालते हैं। कभी मोल दे दे तो आप परेशान मत होना। देखिए W बराबर है ZIT/96500, ये है। जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा, मोलर मास को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। अगर आप इस m को इस तरफ ले आओ, W/m, ये क्या आ जाएगा, करंट इंटू टाइम एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 96500, तो गिवन मास बाय मोलर मास ये क्या होता है बेटा, मोल्स होते हैं, क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। तो मोल्स दे रखे हो तो मोल्स, ये जनरली ऐसा कब होता है, नीट या जेई मेंस में आपको मोल्स दे देते हैं, ठीक है ना। तो मोल्स किसके बराबर आ गए, करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय एन इंटू 96500। तो मोल्स दे दे तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, बस रूप बदल दिया इसका। आप वही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना, जो आपको फॉर्मूला बताया है अभी, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखो, ठीक है ना। ये रूप बदलना आपको आना चाहिए, मोल्स दे दे तो मोल्स को आप कैसे प्लेस करोगे, ठीक है ना। तो मोल्स के केस में आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में या अदर बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड की बात करें मेरे लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। ये वाला जो पैटर्न होता है, इस फॉर्मूले वाला पैटर्न ये आपको जेई मेन या नीट में देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगा, देख भी लेना। हमारे लिए सर, हमारे बोर्ड में ये काम करता है, 1% आ भी जाए, ठीक है ना, क्या पता कब बोर्ड वालों की आँख खुल जाए, कब वो दे दे, तो आपको पहले से तैयार रहना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए बेटा अब देखिए क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। वो कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, साथ के साथ जो गिवन है डेटा
मैंने जैसे मैंने आपको बताया था बेटा नेक्स्ट इक्वेशन में भी पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करूंगा बोर्ड में कैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे गिवन, तो टाइम आपको दे रखा है कितना 10 मिनट्स, और फॉर्मूले में आपको क्या करना है, टाइम सेकंड में कन्वर्ट करना है, पुट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो टाइम आ गया आपका 600 सेकेंड्स। ठीक है, विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। आई की वैल्यू आपको दे रखी है, ये है 1.5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी है 1.5 एम्पियर। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए अब ध्यान से सुनना, कोई भी सोल्ट होता है बेटा, यहीं पर बता देता हूँ, कोई भी सोल्ट आपको ब्रेक करना है तो उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से उठाकर 1 मिनट देखते जगह बनती है या नहीं, बन जाएगी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, किसी भी सोल्ट को अगर आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना, जैसे ये AXBY कोई सोल्ट है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या करना है बेटा, ये जो ए का सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट मतलब जो ए के पैरों में लिखा हुआ है, इसको आप आगे ले जाइए एक्स, ये ए एज इट इज, जो दूसरे के पैरों में लिखा है वो इसके पॉजिटिव में लिख दीजिए, वाई पॉजिटिव। अब इसी तरीके से वाई आगे, ये वाई आगे, और बी की पावर में क्या आ जाएगा एक्स, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, लेकिन ध्यान रखना एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ब्रेक करके दिखाऊं, जैसे H2SO4 है, H2SO4 को ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लिखता तो आपको दिक्कत होती। आपको हमेशा दो ही, मतलब दो फॉर्म में तोड़ना, मतलब दो ही एटम आपको दिखाई देने चाहिए, मतलब दो ब्रैकेट आपको दिखाई देनी चाहिए, एक ए दिखना चाहिए एक बी दिखना चाहिए। तो एच को आप ए मानोगे तो इस पूरे SO4 को आप बी मानोगे, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, ये टू आगे, इसका वन आगे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, SO4 की पावर क्या आ जाएगी 2 नेगेटिव। ठीक है ना, तो ऐसे कर सकते हो। अब अगर मान लो दूसरा केस देखो, आयंस का आप ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको बताया SO4 जो होता है इस पर चार्ज -2 होता है, ठीक है, NO3 पर -1 होता है, कार्बोनेट पर -2 होता है, बाइकार्बोनेट पर -1 होता है, सल्फाइड पर -2। वैसे भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ेंगे तो वहां पर याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है तो देखो, ऐसे केस में मान लीजिए AgNO3 दे रखा है, x इज इक्वल टू वाई हो गया ना, इस केस में x इज इक्वल टू वाई हो गया, तो आपको ये चार्ज देखना है NO3 पर कितना चार्ज होता है बेटा -1। अगर इस पर -1 है तो इस पर कितना होगा +1, क्योंकि पूरे पर चार्ज कितना है 0, पूरे पर चार्ज कितना है 0, तो ये Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम और बात करें, और अगर कोई केस लेते हैं SO4 वाला हो गया, जैसे MgSO4 है, यहाँ भी x इज इक्वल टू वाई हो गया, तो इसको कैसे तोड़ोगे, हमें पता है SO4 पर कितना होता है -2 होता है, तो अगर इस पर -2 है तो इस पर क्या होगा +2, क्योंकि पूरे पर चार्ज 0 है ना बेटा। अगर इसका चार्ज पता है ऐसे भी निकाल सकते हो, x इस पर चार्ज कितना -2, पूरे पर चार्ज कितना है 0, तो x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। उस तरीके से भी आप कर सकते हो x इज इक्वल टू 2। नहीं तो मैंने बताया SO4 पर -2 है तो इस पर कितना होगा +2। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं किसी भी सोल्ट को। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ब्रैकेट में अच्छे से बंद कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे नहीं चला गया। हम्म, ठीक है, तो ये सोल्ट को ब्रेक करने का तरीका आप लोगों के सामने है। जैसे इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ठीक है ना, पसंद आया तो जरूर लाइक करें, चीज़ें एक एक बताई जा रही है आपको। ठीक है।
चलिए अब ये निकालना है आपको, ठीक है। तो हमें पता है यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ। अच्छा एक बार फैराडे फर्स्ट लॉ में जेड भी निकालना है, जेड भी आपको निकालना आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए आपको क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट दे रखा है CuSO4। तो SO4 पर कितना चार्ज होगा, -2, तो कॉपर पर कितना आ जाएगा बेटा, +2, Cu+2 SO4 -2। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, जेड किसका, सॉरी W किसका पूछा गया बेटा, कॉपर का, तो जेड भी किसका निकालोगे, कॉपर का। तो कॉपर +2 का जेड निकालोगे तो क्या निकालोगे, क्या फॉर्मूला है, मोलर मास बाय एन फैक्टर या चार्ज, मोलर मास बाय चार्ज। तो मोलर मास आपको गिवन होगा पेपर में भी, कितना है 63.54 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 31.77 ग्राम। ठीक है बेटा, ये यूनिट जरूर लगानी है, नंबर नहीं कटवाने हैं, ठीक है ना, ये यूनिट से ही आधा नंबर कट जाता है आपका, ठीक है ना। चलिए, तो अब सारी चीजें पता चल गई, जेड पता चल गया, आई पता चल गया, टी पता चल गया, तो अब फैराडे फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, यूजिंग फैराडे यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू ZIT डिवाइडेड बाय 96500। तो W ऑफ कॉपर, जेड कितना है इसका 31.77, 31.77, करंट 1.5 एम्पियर, टाइम कितना है 600 सेकेंड, डिवाइडेड बाय 96500। बस आप इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लोगे, अरे सर कर दो ना, हाँ सर कर दो ना, हाँ सब कुछ मैं ही कर दूं, चलिए कोई नहीं, ठीक है ना, कर देते। लेकिन बेटा आपको देखो, मैं तो कैलकुलेटर से करता हूँ, आपको हैबिट डालनी है विदाउट कैलकुलेटर की। देखो अगर आपको केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कैलकुलेटर का यूज़ कभी ना करें, ठीक है ना। हमने अपने टाइम पर हमने भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया था, ठीक है ना। बाकी जब जो एंट्रेंस वाली जब पढ़ाएंगे, जब मैं आपको बता भी दूंगा अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड में तो आपको एग्जैक्ट ही करना है। ऑप्शन हो तो ऑप्शन में तो अप्रोक्सीमेशन लगाकर हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे सच में ही अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो मेरी एक बात मान लेना, कैलकुलेटर का कभी यूज़ मत करना, हमेशा मैनुअली करके देखना। आप देखोगे शुरू में आपको थोड़ी बहुत हेजिटेशन होगी, ठीक है ना, हेजिटेशन होगी, थोड़ा लगेगा मेरा टाइम खराब हो रहा है, बेटा वो आपका टाइम खराब नहीं हो रहा, वो टाइम आपका यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि बोर्ड में भी तो करनी है, बोर्ड में और भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, ठीक है ना, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, फिर कैसे करोगे, वहां पर तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा ना, और अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगानी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सेल्फ विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन करें। बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर में इतना टाइम मिलता है कि आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। अगर जिसको केमिस्ट्री का पेपर आता है ना, ठीक है ना, वो 2 घंटे में कर लेता, 2.5 घंटे में कर लेता, मैक्सिमम मान लीजिए 2.5 घंटे में, ठीक है ना। मेरी एक स्टूडेंट थी, करीब ये होंगे 2011 10 या 11 के बाद 1.5 घंटे में पेपर कर दिया था केमिस्ट्री का बोर्ड का। जब मैं टेस्ट लेता था, ऑफलाइन में टेस्ट लेता था, तो 1 घंटे के टेस्ट को 15-20 मिनट में सोल्व कर देती थी पूरा, इतनी स्पीड थी उसकी, ठीक है ना। तो आप भी ऐसी स्पीड बनाइए, ठीक है ना, टाइम बहुत मिलेगा आपको, आराम से कर सकते हो। तो कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पेपर करना है, पेपर आप लोगों को देना, मुझे नहीं देना। चलिए सोल्व कर लेते हैं, 31.77 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आएगा बेटा, यहाँ पर लिख दोगे ग्राम, 28593 डिवाइडेड बाय 96500 ग्राम, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं 96500, तो ये आएगा 0.2963 ग्राम। तो पेपर में पता है ये सोल्व करने के बाद आपको कैसे करना है, ठीक है ना। करने के बाद आपको साइड में या नीचे, साइड में लिखिए चाहे नीचे लिखिए, ऐसे बॉक्स के अंदर बंद करना है 0.2936 ग्राम, और बाद में करना है, लेकिन ये वाली सजावट पेपर पूरा करने के बाद लास्ट में बॉक्स में बंद कर देना, ऐसे करोगे
आपके नंबर नहीं कटेंगे, टीचर आपसे बहुत इंप्रेस होगा। जहाँ कुछ जगह अगर आपके नंबर कटने के चांस होंगे तो वो उसको छोड़ देगा इतना बारीकी से, ठीक है ना। तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं तो कुछ जगह मान लीजिए आपका मार्क्स आधा नंबर काटने का उसका मन भी कर रहा होगा, लेकिन वो आपके इतने अच्छे तरीके को देखकर कि आपने हर चीज़ प्रॉपर तरीके से की है। दूसरा, फॉर्मूला हमेशा लिखना बेटा, फॉर्मूले के नंबर होते हैं, पहले बताऊं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता फॉर्मूला लिखा होगा नंबर मिल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे मैं यहाँ भी फॉर्मूला लिखा मैंने, यहाँ भी फॉर्मूला लिखा, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको भी लास्ट में, चाहो तो इसको भी इस तरीके से बॉक्स में बंद करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं बेटा पूरे नंबर लेने के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि पेपर सब, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पूरा पेपर आता है लेकिन उनके 70 आउट ऑफ 70 नहीं आते। ये स्टाइल, इस स्टाइल की वजह से, ये स्टाइल आपको आना चाहिए पेपर करने का, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मैं इसको सोल्व करता हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर मेरी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना, मैंने आपको बोल दिया, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि होगा नहीं, कुछ होगा तो मैं बता देता हूँ। ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये दे रखा आपको NiNO3 ट्वाइस, तो पहले इसको ब्रेक कीजिए बेटा। क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए। जब भी सोल्ड दे रखा हो इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन, आप इसको ब्रेक कर लीजिए। तो इसका सब्सक्रिप्ट 1 है, इसका सब्सक्रिप्ट 2 है, तो निकल की पावर, निकल पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, +2 आ जाएगा। यहां से ये 2 आगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम डायरेक्ट जेड निकाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है, ठीक है ना। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है ना। आप देख रहे हो वेट डिपॉजिट किस पर होगा, कैथोड। कैथोड थिक होती जाती है, एनोड से अमाउंट कम होता है, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन में कैथोड ही मिलेगा। पीछे भी बोल रखा था, ऐसा कुछ नहीं बोला हो तो कैथोड बोलेगा, देखिए, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, जो हमने पढ़ाया है, बिल्कुल उसको फील कर सकते हो आप लोग कि हाँ सर ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कराया था और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है, ठीक है ना। हमेशा कैथोड पर ही आपसे पूछेगा कितना वेट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसका मोलर मास आपको दे रखा। अब मैं उस तरीके से नहीं सोल्व करूंगा बेटा, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया जिस तरीके से सोल्व करना, अब आपको उसकी उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं फॉर्मूला एक दो ही जगह लिखूंगा, 58.71 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, यही आएगा ना। हम्म, चलिए, अब उसके बाद उसने करंट दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 5 एम्पियर। आई कितना दे रखा है, 5 एम्पियर, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, घर से कॉल है तो। आप लोग बेटा इसको सोल्व कीजिए जब तक। चलिए, आई इक्वल टू है 5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है आपको, 20 मिनट्स। टाइम कितना है, 20 मिनट्स। आपको एक बताऊं, मेरा गला खराब है, मुझे फीवर है, लेकिन मैं फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लोग, रिक्वेस्ट है, केमिस्ट्री में आउट ऑफ 70 लाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना है, और वीडियो को शेयर जरूर करें, इसी बात पर लाइक हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200 सेकेंड, ठीक है। तो हमें फैराडे के लॉ के लिए क्या क्या चाहिए था, हमें डब्ल्यू निकालना है, जेड हमारे पास आ गया, आई हमारे पास आ गया, टी हमारे पास आ गया, बस यही हमें चाहिए था। तो बस
हम लगाते हैं फैराडे लॉ। यूजिंग फैराडे यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, W इक्वल टू, माइक तो ऑन कर लिया ना, हाँ ठीक है, कभी पता चला क्लास चल रही है माइक ऑन किया नहीं। ZIT 96500। तो अब की बार आपको निकल का वेट निकालना है। जेड कितना आया बेटा इसका? 29.355। आई की वैल्यू कितनी है? 1.5, 5 एम्पियर। टाइम आपके पास 1200 सेकेंड, 1200 ना 20 मिनट, 1200 सेकेंड डिवाइडेड बाय 96500। यहाँ पर ग्राम लिखना है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 176,130 डिवाइडेड बाय 96500। इसको ये आ जाएगा बेटा 1.825 ग्राम। ठीक है, तो आंसर को कैसे लिखोगे? बॉक्स में बंद करोगे। वेट ऑफ निकल बराबर है 1.825 ग्राम आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक नई वैरायटी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कुलम। अब आपकी बार आपको इलेक्ट्रिसिटी किस में निकालनी है? कुलम में निकालनी है। ठीक है ना। इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नेक्स्ट इक्वेशन जब पढ़ाई थी, जब फैराडे के बारे में पढ़ाया था तब आपको बताया था। ठीक है, तो हम फैराडे निकाल लेते हैं, फैराडे को हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए वो कह रहा है 1 मोल H2O को आपको O2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, H2O को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? ऑक्सीडेशन कराना है H2O का O2 में। मोल आपका 1 ही रहना चाहिए, मतलब ये कोफिशिएंट क्या रहेगा आपका? 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कितना बेटा? -2। यहाँ पर चार्ज कितना? -2। और यहाँ पर कितना है? 0। तो -2 से 0 में जाने के लिए, -2 से 0 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा ये? कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतने ही फैराडे, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतने ही फैराडे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? इलेक्ट्रिसिटी बराबर है एन फैक्टर भी आप इसका निकाल सकते हो, मैंने बताया था आपको। -2 से 0 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना, कोफिशिएंट 1 है, तो आंसर क्या आएगा? 2। इलेक्ट्रिसिटी बराबर आ गई 2 फैराडे। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा? कूलम में पूछा है, तो क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 96500। ठीक है, तो सोल्व कीजिए इसको। 0 0 0। ठीक है, तो ये केस में आ जाएगा बेटा कूलम में, ये आ जाएगा आपका कूलम में। ठीक है ना, 1 मोल का मतलब है कोफिशिएंट आपको 1 ही रखना है। ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखिए, FeO है, इसको आपको बदलना है Fe2O3 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आएगी बेटा? +2। कैसे निकाली? x - 2 = 0। और यहाँ पर कैसे निकालोगे? 2x - 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। तो +2 से +3 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतने ही फैराडे। तो इलेक्ट्रिसिटी बराबर है 1 फैराडे, तो यानी कि 96500 कूलम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करने हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? जल्दी बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है,
चलिए आप इसको ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से, आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। हाँ जी बच्चों, हो गया होगा। अब की बार उसने पूछा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अब की बार आपको फैराडे में निकालना। पैटर्न उसने बदल दिया, वेट की फॉर्म में दे दिया। तो मैंने आपको बताया था अभी, नंबर ऑफ फैराडे निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फैराडे मतलब क्यों निकालना आपको, नंबर ऑफ फैराडे निकालने का मतलब क्या है, क्यों निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, W/Z। तो देखिए, तो पहले की बात करें अगर हम, फर्स्ट में CaCl2 है, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, अब मैं सिखा चुका हूँ, Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, ये 2 था, ये इसकी पावर में आ जाएगा। तो कैल्शियम के बारे में बात कर रहा वो, तो कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40, चार्ज कितना इसका 2, तो जेड कितना आ गया बेटा इसका 20। तो नंबर ऑफ फेरेडे क्या आ जाएगा, W/Z, W की वैल्यू कितनी है 20, ये जो गिवन है, और जेड भी कितना आया 20, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 फेरेडे। ठीक है, सेकंड पार्ट पर चलो। Al2O3 है, तो इसको ब्रेक करोगे, ये 2 आगे, ये 3 किस में जाएगा पॉजिटिव में, प्लस 3 आगे, ये 2 किस में जाएगा नेगेटिव में। किसकी बात कर रहा है वो, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, चार्ज कितना है इस पर 3, तो कितना आ जाएगा ये 9 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेरेडे कैसे निकालोगे, W/Z, W कितना 40/9, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फेरेडे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब फेरेडे सेकंड लॉ स्टार्ट करें, उससे पहले भी एक दो क्वेश्चन और होंगे शायद। हाँ ये सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना, दो क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद फेरेडे सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो देखते ही आंसर बता दोगे, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ऑफलाइन देख लेता हूँ आपको, जब आपकी लाइव चलती है तो मैं अपना यूट्यूब खोलकर आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी क्लास पर ध्यान देता, मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब देखता हूँ। बताइए क्या आंसर होगा। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल ही दे रखा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा रिडक्शन, तो इसके 1 मोल को रिड्यूस कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने फेरेडे चाहिए, 6 चाहिए। तो नंबर ऑफ फेरेडे कितने आ जाएंगे, वो आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फेरेडे इज इक्वल टू 6। तो इलेक्ट्रिसिटी कूलम में उसने पूछी है, तो इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 फेरेडे की वैल्यू कूलम में रख दीजिए, 96500, ये आ गया कूलम में। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिक्स में आता ही, ये केमिस्ट्री में पता नहीं कहाँ से डाल दिया, एनसीईआरटी में था। अगर आपको फर्स्ट लॉ आ गया तो सेकंड लॉ तो इससे भी आसान है। देखिए बेटा, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर करंट आपका फ्लो कर रहा है।
ठीक है, एक मेटेलिक वायर से। टाइम कितना दे रखा है? 2 आवर्स दे रखा है। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? सॉरी, 1 घंटे में 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो ये कितनी आ गई? 7200 सेकेंड्स, 7200 सेकेंड्स आ गई। ठीक है। अब वो आपसे, हमें पता है, वो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। ठीक है ना। अगर आप किसी वायर से 7200 सेकंड के लिए इतना करंट पास कर रहे हो, तो वो आपसे पूछ रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो हमें पता है बेटा, चार्ज के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है Q इज इक्वल टू आई टी, और दूसरा क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला हमेशा पिक्चर में आएगा। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिख सकते हो? एन ई बराबर है आई टी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन बराबर है आई इंटू टी बाई ई। ई क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आई की वैल्यू कितनी है? 0.5। टाइम 7200। और ये ई क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। चलिए, तो अब इसको सोल्व कीजिए बेटा। तो देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट। ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। एक काम करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट मोबाइल से कैलकुलेट कर देता हूँ। 7200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 2250 इंटू 10⁻19। ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? पॉइंट में लेके आओ। ठीक है। तो 2.25 इंटू 10⁻22, ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना बेटा। ठीक है ना। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक है तो उसे आप चेक कर लोगे। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैराडे सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं। तो फैराडे सेकंड लॉ देखिए क्या कहता है। हमने क्या किया? 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए V वोल्ट है। अगर ये जो बैटरी ले रही है, ये V वोल्ट की बैटरी है, या EMF जो हम E से डिनोट करते हैं, E है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? E का। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है E का, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है E का। ठीक है। तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगी है, ठीक है ना, तो जितना चार्ज इसमें से फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इसमें से फ्लो करेगा, और उतना ही चार्ज इसमें से फ्लो करेगा। तो फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है बेटा, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से एक से ज्यादा अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, और अगर हम उनमें से सेम चार्ज पास करें तो क्या होगा? आप खुद देखिए। W इज इक्वल टू क्या है? जेड क्यू। ये था फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है। तो फैराडे सेकंड लॉ ने क्या कहा? अगर आप ये सब में सेम कर दो, जो चार्ज फ्लो करा रहे हैं वो सेम कर दो, ये सब में कांस्टेंट हो गया, तो ये जो W है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड के। ठीक है ना। तो यही आपका फैराडे सेकंड लॉ है। ठीक है ना। फैराडे फर्स्ट लॉ में कंडीशन लगा दी, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं और अगर हम उनमें से सेम चार्ज पास करवा रहे हैं, तो अगर सेम चार्ज पास करवाएंगे तो जो वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? उसके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा। ठीक है। यही फैराडे सेकंड लॉ है। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। तो लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, the weight deposited, sorry, according to this, if same charge, if same charge is passed through, if same charge is passed through, if same charge is passed through different electrolytic cell, is passed through different electrolytic cell, then weight deposited, then weight deposited
or liberated, then weight deposited or liberated at any electrode is directly proportional to their chemical equivalent weight बोलिए या simple equivalent weight, to their chemical equivalent weight। ठीक है, तो देखिए, तो इसने कहा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो अगर हम दो सेल की बात करें, दो सेल के लिए अप्लाई करते हैं, W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, W2 ये इक्वेशन फर्स्ट, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2, दोनों को डिवाइड करें तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, अब देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे, कांस्टेंट आएगा, तो जो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा वही कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो यह है फैराडे सेकंड लॉ, देख लीजिए एक बार। ठीक है, नोट सबको प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, ऐसा मत करना बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते रहोगे ना तो फ़ोन में इतने स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, जब आपको कुछ ढूंढना होगा तो ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, हाँ कभी कभार के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे आप कहीं बाहर हो, घर पे नहीं हो, लेकिन आपको क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर क्लास को समझते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है ना, देखो मैं आपको टाइम बचाने का एक तरीका और बता रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आप लिख तो सकते नहीं, तो उस टाइम पर आप क्लास लगाकर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उन स्क्रीनशॉट को घर पहुंचकर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा आसान है, सुनिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी, तीन हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जिनका नाम क्या रखा गया है, ए बी और सी। ठीक है, जिसके अंदर ए के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है जिंक सल्फेट, बी के अंदर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और तीसरे के अंदर है कॉपर सल्फेट। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस लाइन का मतलब क्या है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम करंट फ्लो करेगा। सेम करंट फ्लो करने का मतलब यहाँ पर सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यानी कि सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पर फैराडे सेकंड लॉ लगा सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, अब वो कह रहा है ए स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एक 1.5 एम्पियर करंट पास किया गया। ठीक है ना, सभी में से इतना ही जाएगा, क्योंकि सीरीज में सभी से करंट इतना ही होगा। ठीक है, तो साथ के साथ लिखते हैं, देखिए तो करंट कितना है, 1.5 एम्पियर। ठीक है, was passed through them until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। ये करंट तब तक पास किया गया बेटा जब तक कितना डिपॉजिट, कितना सिल्वर डिपॉजिट नहीं हुआ, जब तक इतना डिपॉजिट ना हो जाए तब तक ये पास करते रहे। मतलब ये AgNO3 किस में था, आपका सेल बी में। यहाँ भी बता रखा है कि सेल बी का जो कैथोड है उस पर 1.5 एम्पियर करंट हमने, उसमें से हमने 1.5 एम्पियर करंट फ्लो कराया, तो हमारा तब तक हम ये करंट फ्लो कराते रहे जब तक ये इतना डिपॉजिट नहीं हुआ, मींस फाइनली इतना वो डिपॉजिट हो गया, सिंपल भाषा में। तो ये जो वेट आपको दे रखा है बेटा, सिल्वर का दे रखा है WAG, ये कितना है 1.45 ग्राम। ठीक है, अब अब वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो सिल्वर को इतना डिपॉजिट होने में कितना समय लगा, तो टाइम निकालना है तो फैराडे फर्स्ट लॉ यूज होगा, ध्यान रखना, टाइम निकालना है तो फैराडे फर्स्ट लॉ। कॉपर का आपको वेट दे रखा है, और सॉरी सिल्वर का भी दे रखा है आपको 107.87 ग्राम। ठीक है, तो इसका सिल्वर का सोल्ट क्या है, AgNO3, तो हम पहले AgNO3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो AgNO3 है बेटा, इसको अगर आप ब्रेक कराओगे तो क्या आएगा, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो आपको सिल्वर का वेट दे रखा कितना डिपॉजिट हुआ है, तो हम जेड किसका निकालेंगे, सिल्वर का निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना है बेटा, 107.87,
जो पेपर में गिवन होगा वही लिखना, अपनी तरफ से मत लिख देना कुछ। डिवाइडेड बाय 1, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, 107.87 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर फैराडे फर्स्ट लॉ यूज कर सकते हैं। हमारे पास W है, Z है, I है, T निकालना हमें, तो यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू, सिल्वर के लिए लगा लेते हैं, W इज इक्वल टू Z ऑफ सिल्वर इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई 96500। तो कितना दे रखा है बेटा W, सिल्वर का W कितना दे रखा है 1.45, Z कितना आया 107.87, करंट कितना आया 1.5, टाइम हमें, हाँ जी बच्चों, बेटा वो स्पेस कंप्लीट हो गया था, तो देखते हैं किसी से मर्ज कराएंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 96500। चलिए, तो अब इसको यहाँ से हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1.45 मल्टीप्लाई बाय 96500, तो ये आ जाएगा बेटा T इज इक्वल टू 139,925 डिवाइडेड बाय 107.87 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आ गया 161.805 139,925 139,925 डिवाइडेड बाय 161.805 864.77, ये आ गई बेटा सेकंड। और अगर मिनट में करोगे तो 60 से डिवाइड कर लेना, वो आपका आ जाएगा मिनट में। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया हमारे पास, वेट आ गया सिल्वर डिपॉजिट। अब आपसे पूछा गया है टाइम निकाल लिया, सॉरी, ये हमने टाइम निकाल लिया बेटा, इतने सेकंड है, इतना टाइम लगा सिल्वर का 1.45 डिपॉजिट होने में। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, कॉपर और जिंक का पूछ रहा है। तो देखो आपके पास बेटा, अब फैराडे हम सेकंड लॉ यूज करेंगे, यूजिंग फैराडे यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ। तो अब हमारे पास किसका डेटा था बेटा, एजी का डेटा था, और निकालना किसका, अब आपको कॉपर और कॉपर निकालना और जिंक निकालना है। तो एक बार मैं क्या करूंगा, कॉपर और सिल्वर वाला यूज करूंगा बेटा, W/W2, मतलब इन दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करूंगा। एक बार मैं सिल्वर के साथ जिंक का यूज करूंगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपको कॉपर का निकालना है तो वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर, ऊपर क्या आ जाएगा, जेड ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय जेड ऑफ सिल्वर, ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ साथ के साथ लिख लेते हैं, वेट ऑफ जिंक निकालना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू जेड ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय जेड ऑफ सिल्वर। चलिए, तो ये हमें निकालना है। एजी का कितना बेटा 1.45 दे रखा आपको, गिवन था 1.45। ठीक है, अब आपके पास जो सोल्ट दे रखे हैं ZnSO4 दे रखा है, क्या दे रखा है, ZnSO4 दे रखा है। ठीक है ना, और कॉपर सल्फेट दे रखा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ, कहाँ पर लिखे रिएक्शन, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे माइग्रेट करा लेते हैं। तो आपके पास है बेटा कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। तो यहाँ पर लेते कॉपर सल्फेट, तो ये ब्रेक होगा Cu2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में,
इसी तरीके से जो जिंक सल्फेट है ये आपका ब्रेक होगा जिंक 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां से अगर आप जेड निकालोगे कॉपर का कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है इसका मोलर मास 63.54, 63.54 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर आप जेड निकालोगे जिंक का तो इसका मोलर मास कितना दे रखा था 65.37, 65.37 बाई 2। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। $31.77 ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चलिए, तो जेड ऑफ कॉपर कितना है, जेड ऑफ कॉपर आ गया बेटा 31.77 और सिल्वर का जेड अभी हमें निकाला था, सिल्वर का जेड कितना है 107.87। ठीक है, डब्ल्यू ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय 1.45, जेड कितना है इसका 32.685 डिवाइडेड बाय 107.87 ग्राम। चलिए बस अब इसको जस्ट सोल्व करना है। तो यहां से सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा बेटा 0.427 ग्राम। ठीक है, और यहां से हम सोल्व करेंगे डब्ल्यू ऑफ जिंक, ये आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा 0.439 ग्राम। ठीक है बेटा, तो ये था फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है ना, अगली क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। मेरे कंप्यूटर में स्पेस कम हो गया था, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुँचे तो क्लास रुक सी गई। तब ये की क्वेश्चन था तो सोचा किसी को अब देखेंगे, पकड़ेंगे किसी को जो 2 वीडियो को मर्ज कर दे। ठीक है ना, करवाएंगे, क्योंकि अब इस 10 से किसी अब कितनी देर की वीडियो हुई है अभी ये, हाँ अभी 7-8 मिनट के लिए कोई वीडियो तो अपलोड हो नहीं सकती सेपरेटली। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस करेगा तो इसको मर्ज करा देंगे। तो बेटा कैसी रही क्लास, मज़ा आया या नहीं? अगर मज़ा आया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बैच में जैसे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, हर कंटेंट आपको दिया जा रहा है हर तरीके का। ठीक है ना, चैप्टर खत्म होगा तो जेई मेन और एडवांस, एडवांस को तुम बाद में देखेंगे बेटा, क्योंकि एडवांस कराने लगे तो फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, वहाँ का सिलेबस भी बदल जाता है, कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, तो वो बाद में देखेंगे बेटा जैसे टाइम मिलेगा। फिलहाल अभी हम क्लास 12 बोर्ड पर, जेई मेन पर और नीट पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, सब में आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। दिस फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।